अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। राशिदा जब भी अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या कभी कभार उसके साथ साथ चल रहा हो। वो अपने इर्द गिर्द रुक कर एक बार जरूर देखती, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था। आज भी वो एक सुनसान गली से गुजर रही थी कि अचानक उसे अपने करीब से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज महसूस हुई। शायद कोई साय की तरह उसके साथ था। आज तो उसने ये बात वाज़ेह तौर पर नोट की थी। वो घर में जब भी तन्हा होती तो उसको अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी ऐसा भी महसूस होता कि कोई मुसलसल उसको घूर रहा है, जिसकी वजह से वो हर वक्त बेसुकूनी सी महसूस करती रहती। लेकिन जब भी वो नमाज या कुरान मजीद पढ़ने के लिए बैठती तो उसे थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता। लिहाजा अब वो घर का काम निपटाने के बाद नमाज और कुरान से अपने दिल को तसल्ली देती थी। लेकिन राशिदा का शौहर तनवीर पिछले कई माह से ये बात नोट कर रहा था, क्योंकि जैसे उन दोनों की नई नई शादी क्योंकि वो राशिदा को अच्छी तरह से जानता था। अब से पहले तक तो उसने अपने दीन की तरफ कोई तवज्जो ना दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राशिदा एकदम से दीन की तरफ मुतवज्जा हो गई थी? जरूर कोई मामला था जो वो उससे छुपा रही थी। एक दिन जब तनवीर से बर्दाश्त ना हुआ तो वो आखिरकार बोल पड़ा, क्या बात है राशिदा, तुम आजकल मुझे लिफ्ट नहीं करा रही हो। जब भी आता हूँ तुम नमाज या कुरान पढ़ रही होती हो। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम इबादत ना करो, लेकिन तुम्हें घर के बाकी लोगों को भी टाइम देना चाहिए। तनवीर की ये बात सुनकर राशिदा को चंद लम्हों के लिए हैरानी हुई। क्या कहा, लिफ्ट नहीं करा रही? वो हैरत से तनवीर को देखने लगी। हाँ, मेरा मतलब है, एक तो तुम सारा दिन घर के काम करती हो, फिर तुम्हारा ज्यादातर वक्त इबादत में ही गुजर जाता है। हमसे तो बात करती ही नहीं हो। कहीं तुम औलाद के लिए तो परेशान नहीं हो। लोगों की शादियों को तो भाई 10-10 साल गुजर गए हैं, लेकिन अब भी उनकी औलाद नहीं, जबकि हमारी शादी को तो अभी 3 ही साल गुजरे हैं और तुम इतना परेशान रहने लगी हो। मेरे ख्याल में तुम औलाद के लिए कोई वजीफा कर रही हो। अरे नहीं तनवीर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे किसी ने कोई वजीफा नहीं बताया, लेकिन मुझे जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो मैं कुरान पाक की तिलावत जरूर करती हूँ। ओह बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये तब्दीली बहुत अच्छी लगी। फिर भी अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे जरूर बता दो। काफी दिन से मुझे घर का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अनदेखी ताकत है जो हमारे घर में सरायत करने की कोशिश कर रही है। अगर तुमने भी इस तरह से कोई बात नोट की है तो प्लीज मुझे बता दो। इस बार तनवीर ने अपनी तेवरी चढ़ाते हुए कहा। नहीं तनवीर, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो भला तुमसे छुप सकता है? उसने तनवीर को मुतमईन करने की कोशिश की और वो उस बात में सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मगर राशिदा दिल ही दिल में बहुत फिक्रमंद थी। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इतनी खौफजदा क्यों रहने लगी है। खास करके आसेब और जिन भूतों पर तो उसे जरा भी यकीन नहीं। अभी कल ही की तो बात है कि जब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, वो खूब जिनों भूतों का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन उसने कभी ये ना सोचा था कि उसके साथ भी कोई इस किस्म का मामला गुजर सकता है। अब सोते हुए उसको अक्सर महसूस होता कि जैसे उसके सीने पर कोई बहुत भारी बोझ आ गया है, लेकिन उसके गले में चीख फंस कर रह जाती थी। अब आए रोज उसे ये भी महसूस होता जैसे कोई खौफनाक शक्ल का आदमी उसके घर में छुपा हुआ है, या फिर किसी वक्त वो मौका पाकर उसको छत से धक्का दे देगा या फिर उसका गला काट देगा। वो काफी रोज से कई खौफनाक ख्वाब देख रही थी। खैर, वो सुनसान गली में तेज तेज कदम उठाती हुई जिस तरह चल रही थी, उसे तो यही महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी रेस के मुकाबले में हिस्सा ले रही हो। जब वो अपने घर आई तो उसकी सांस फूली हुई थी। घर में दाखिल होते ही उसकी सास फहमीदा बेगम, जो कि उस वक्त सहन में एक चारपाई पर बैठी हुई थी, शायद वो कोई किताब पढ़ रही थी, दरवाजा खुलते ही उनकी बेख्तियार नजरें राशिदा पर पड़ी। बहू खैरियत है ना? इतनी घबराई हुई कहाँ से आ रही हो? अरे कुछ नहीं अम्मा जान, बस घर पहुंचने के चक्कर में तेज तेज कदम उठाती हुई आई हूँ, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, राशिदा ने बात को घुमाते हुए कहा। हालांकि आज वो सुनसान गली में बहुत बुरे तरीके से डर गई थी। अरे बहू, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी परेशानी में भागती हुई घर आई हो? खुदा ना खास्ता रास्ते में तुम्हें कोई धक्का लग जाता तो कोई हादसा भी पेश आ सकता था।
अच्छा अम्मा जी, आइंदा कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। इतना कहकर राशिदा अपनी बेतरतीब सांसों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। आज रात राशिदा ने फिर से एक भयानक ख्वाब देखा। ये एक मोटा सियाह ताजा बिल्ला था जो सिंगार मेज पर बैठा हुआ था। आज से पहले तक ये बिल्ला घर में उसे कहीं भी नजर न आया था। जैसे ही उसकी नजर उस बिल्ले पर पड़ी तो वो अपने मुंह से आवाजें निकालकर उस बिल्ले को डराने लगी ताकि वो डरकर उसके घर से भाग जाए। लेकिन वो बिल्ला बड़ा ढीठ था। बजाय डरने के वो अपने नोकीले दांत निकालता हुआ राशिदा पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन पर अपने दांत पेवस्त कर दिए। राशिदा हड़बड़ाकर शीशे वाली मेज पर जा गिरी और मेज टूटकर चकनाचूर हो गई और राशिदा की पीठ में भी कांच के कई टुकड़े घुस गए थे। लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने राशिदा को बड़े जोर से झिंझोड़ा। राशिदा, राशिदा क्या हुआ है? शायद तनवीर ने राशिदा की चीखें सुन ली थी। वो एकदम से खौफजदा होकर अपने बिस्तर से उठ बैठी थी। उसके गले पर ना तो कोई जख्म का निशान था और ना ही कमरे में कोई काला बिल्ला मौजूद था। वो तनवीर, मैंने अपने ख्वाब में एक काला बिल्ला देखा जो मुझे जान से मार देना चाहता था। इतना कहकर वो तनवीर के गले से लग गई। नहीं राशिदा, यहाँ तो कोई बिल्ला नहीं है और इधर मैं भी तुम्हारे बगल में ही सो रहा था, तनवीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन फिर भी राशिदा पर कुछ देर तक खौफ ने अपना काबू रखा। जब वो नॉर्मल हो गई तो तनवीर ने उसे फिर से मुखातिब किया। राशिदा, अगर तुम महसूस ना करो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी तनवीर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? राशिदा ने बड़ी घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। दरअसल राशिदा, बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो और मैं भी काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि घर में अजीबोगरीब सी आवाजें आती रहती हैं। तनवीर के इस सवाल पर राशिदा कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गई। क्या मुझसे भी अपनी बातें छुपाओगी? हम एक दूसरे पर भरोसा करके मामलात को सुलझा सकते हैं, तनवीर ने उसे फिर से तसल्ली देते हुए कहा। जी तनवीर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई कि आप मेरी बात को मजाक समझेंगे। कुछ दिन से मैं एक अजीबोगरीब खौफ में मुब्तला हूँ। उठते बैठते मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है या फिर मेरे साथ साथ चल रहा है। काम की तरफ से तो बिल्कुल तवज्जो हट सी गई है। मेरे हाथ पांव लरजने लगते हैं, जहन में तरह तरह के वसवसे रहते हैं और मैं ख्वाब में भी डरती रहती हूँ। और तो और कभी कभार मुझे उस नजर न आने वाली मखलूक की गर्म सांसें अपने गालों और गर्दन पर महसूस होती है। मैं जब भी नमाज या कुरान के लिए बैठती हूँ तो कुछ देर के लिए मेरी जान छूट जाती है। जैसे ही मैं किसी काम को हाथ लगाती हूँ तो वो कैफियत मेरे साथ फिर से शुरू हो जाती है। ओ, अच्छा तो ये बात है। लेकिन भला ऐसा हकीकी जिंदगी में हो सकता है? उसने राशिदा की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ जो गुजर रहा है आपको ठीक ठीक सब कुछ बता चुकी हूँ। राशिदा की बात सुनकर तनवीर के चेहरे पर परेशानी के आसार बिल्कुल साफ नुमायां हो रहे थे। ठीक है राशिदा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस खौफ से निजात दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन जब तनवीर घर में दाखिल हुआ तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही राशिदा उसकी तरफ लपक कर आई। ओहो, अजी आ गए आप। लगता है आज आपकी तरक्की हो गई, जो इतने खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेगम, हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो इतना जल्दी तरक्की हो जाए। सरकारी नौकरी है भाई, तरक्की के चक्कर में जवानी से बुढ़ापे का सफर यूं मिनटों में तय हो जाता है, तनवीर ने मुंह बसोरते हुए कहा। अच्छा, तो फिर क्या कोई प्राइज बाउंड खुल गया है? राशिदा ने फिर से मजाक की। अरे यार, तुम्हें पता तो है कि मैं प्राइज बाउंड खरीदता ही नहीं हूँ, तो फिर कैसा इनाम? आखिर इस खुशी की क्या वजह है? अरे यार, बात दरअसल ये है कि मैंने आज अपने कुलीग से तुम्हारे मसले पर बात की थी। उनके जानने वाले हैं, शायद कोई शाह साहब है जो ये जिन भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। मेरे कोलीग के मुताबिक शाह साहब अपने इस काम में बहुत ही माहिर है और तो और भूत प्रेत उनको देखते ही कांपते हैं। बस तुम फिक्र न करो, अब जल्दी से तुम ठीक हो जाओगी, तनवीर ने उसे फिर से तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा तनवीर, जैसे आपकी मर्जी। चले आप बैठ जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। इतना कहकर राशिदा किचन में चली गई और तनवीर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
उस रोज दिन तो बड़े आराम से गुजर गया, लेकिन रात को जब तनवीर अपने कमरे में सोने के लिए गया तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता उसका दम घुटता जा रहा था और अब उसे अपने सीने पर भी वजन सा महसूस होने लगा था। उसके सीने पर अब भी दबाव पड़ रहा था, लेकिन दबाव डालने वाला उसे नजर नहीं आ रहा था। अब उसे अपने अंदर ही अंदर एक खौफ सा महसूस होने लगा। वो वो अनदेखी मखलूक, वो सारी बातें तनवीर के जहन में एकदम से गर्दिश करने लगी और वो बेख्तियार होकर अपने मुंह ही मुंह में आयत करीमा का विर्द करने लगा। जैसे जैसे वो विर्द करता जा रहा था, उसके सीने से वजन हटता जा रहा था। अगले ही लम्हे उसके कानों ने एक आवाज सुनी, जो कि राशिदा की थी। क्या हुआ तनवीर? लगता है आपको नींद नहीं आ रही। आज से पहले तो आप कभी इतने बेकरार नहीं हुए। शायद राशिदा ने तनवीर की बेकरारी को देखते हुए उसे हाथ से हिला दिया था। अरे राशिदा, खुदा भला करे तुम्हारा, तुमने तो मुझे बचा ही डाला। वो वो अनदेखा वजूद एकदम से मेरे सीने पर आ बैठा था। मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़कर अब उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया है और मेरा गला दबाने की भी कोशिश की है। ये तो मैंने आयतल कुर्सी और आयत करीमा का विर्द कर लिया, नहीं तो वो मुझे मार ही डालता। तनवीर की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खौफजदा हो गया हो। शायद शायद उस ताकत को मालूम हो गया है कि मैं शाह साहब के पास गया था, इसलिए वो गुस्से में आकर अब मुझ पर हमले करने लगा है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही वजह होगी। बस जो भी हो जाए, कल हम हर हाल में शाह साहब के आस्थाने पर जरूर जाएंगे। इतना कहकर तनवीर ने कमरे की लाइट जला दी और दोनों ही मियाँ बीवी ने तमाम रात अपनी आंखों पर गुजार दी। अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी मुकर्ररा वक्त पर शाह साहब के आस्थाने पहुंच गए। आस्थाने में उस वक्त चंद खवातीन बैठी थी, जो कि शाह साहब की आमद का पहले से ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाह साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने उन औरतों को फारिग किया और फिर उसके बाद तनवीर और राशिदा की तरफ मुतवज्जा हुए। तनवीर साहब, आपकी बेगम पर एक नादीदा हस्ती का साया है, और ये साया कोई आम साया नहीं, बल्कि ये जिन्नात की कौम से ताल्लुक रखता है। ये भटका हुआ एक जिद्दी जिन है जो अपने कबीले से निकाल दिया गया है। बहरहाल घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। जिनका नाम सुनते ही तनवीर और राशिदा की आंखें हैरत से फटी जा रही थी, लेकिन भला वो कर भी क्या सकते थे। ठीक है शाह साहब, आप इलाज करें, हम आपकी कही हुई हर बात मानने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब तनवीर साहब, मैं आपका इलाज तो कर देता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, और वो ये है कि आप उस मखलूक से डरेंगे नहीं। शाह साहब ने जरा गहरी निगाहों से तनवीर की जानिब देखते हुए कहा। जी शाह साहब, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत खूब तनवीर साहब, तो फिर आपका इलाज मैं अभी से ही शुरू कर देता हूँ। आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लें, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। आखिरकार मैं उसे पूछूं तो सही कि उसको आप लोगों से क्या तकलीफ है और वो क्यों आप दोनों मियाँ बीवी को तंग कर रहा है। इतना कहकर शाह साहब ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक पढ़ाई करते रहे। अगले ही लम्हे राशिदा ने एक जोरदार चीख मारी और एक दायरे में अपने सर को घुमाने लगी। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी और वो खून आशाम नजरों से शाह साहब की जानिब देख रही थी। अरे ओ बुढ़े, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? राशिदा ने घुराते हुए एक मर्दाना सी आवाज निकाली। अरे बदबख्त, तू इन लोगों को क्यों तंग कर रहा है? तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे आंखें दिखाए। भला इन बेचारे मियाँ बीवी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे जान की अमान देता हूँ, इनको छोड़कर यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। ओ कभी नहीं, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इन लोगों से हमारी पुरानी दुश्मनी है और तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू हमारे मामले में मत पड़। राशिदा ने फिर से भयानक लहजे में शाह साहब को मुखातिब करते हुए कहा। आज से बहुत साल पहले की बात है कि इस लड़की के दादे ने मेरे भाई को अपने अमल के जोर से अपने काबू में कर लिया और फिर तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली, क्योंकि उसका दिल एक खूबसूरत लड़की पर आ गया था और उस लड़की के घर वालों को मेरे भाई का उस पर आशिक होना पसंद ना आया। उन्होंने इस लड़की के दादा से एक ऐसा अमल कराया कि जिसकी वजह से मेरा भाई तड़प तड़प कर मर गया। बस उस दिन मैंने कसम खाई थी कि इनके घर के किसी इंसान को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा।
जिस तरह इन्होंने मेरे भाई के साथ जुल्म किया, मैं भी इन्हें तड़पा तड़पा कर और सिसका सिसका कर मारूंगा। आज से 2 माह कबल जब ये एक शादी में गई हुई थी, तो वापस आते हुए ये कुदरती तौर पर हमारे इलाके में घुस आई। इसे देखते ही मैंने इसकी खुशबू पा ली और मेरे पुराने जख्म एक बार फिर से ताजा हो गए। बस उस रोज से मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राशिदा ने अपना सर नीचे झुका लिया और अपने मुंह से खौफनाक आवाजें निकालने लगी। देख, मैं तुझको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं कि इस लड़की का पीछा छोड़ दे। तेरी भलाई इसी में है। अगर तूने भी तेरे भाई वाली गलती दोहराई तो मौत तुझसे दूर नहीं। शाह साहब ने उस जिन को धमकाने की कोशिश की। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता और तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें भी देख लूंगा। इतना कहकर फिर ने राशिदा से अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से शाह साहब पर कहर बरसाने की कोशिश की, लेकिन शाह साहब तो पहले से ही तैयार थे। ऐ नामुराद पलीद, तूने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अब तू देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। इतना कहकर शाह साहब ने दम किया हुआ पानी एक ही बार में राशिदा के मुंह पर उड़ेल दिया। राशिदा जोर से चीखी और बेहोश हो गई। वो जिन तो भाग गया, लेकिन राशिदा पर अब भी बेहोशी का दौरा था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो हैरानी भरी नजरों से इधर उधर देखने लगी। मैं मुझे क्या हो गया था? तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम ठीक हो जाओगी। शाह साहब ने राशिदा को फिर से तसल्ली दी। ठीक है बेटा, अब तुम लोग घर चले जाओ, लेकिन याद रहे ये तावीज राशिदा को पहना दो और इसे ये दम किया हुआ पानी पिलाते रहो। अगली रात तनवीर और राशिदा जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए लेटे, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कान के करीब खड़ा हुआ जोर जोर से हाँफ रहा हो। उसकी सांसों की गर्माहट से पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी उस रात बहुत बेचैन रहे, क्योंकि बार बार उनके कमरे से किसी के रोने की आवाज आती। खुदा खुदा करके ये रात भी आंखों पर गुजरी। तीसरे रोज उन्हें कमरे की खिड़की से कमरे के अंदर झांकता हुआ दिखाई दिया। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उस पर नजर पड़ते ही राशिदा ने एक जोरदार चीख मारी और अपने बिस्तर से उठ बैठी। क, क, कौन है? कौन है वहां? राशिदा की आवाज सुनकर तनवीर भी अपने बिस्तर से उठ बैठा। क्या हुआ राशिदा? क्या फिर से तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वो वो मुझे मुझे खिड़की से घूर रहा था। बहुत ही भयानक शक्ल थी उसकी। लगता है तुमने शायद कोई भयानक ख्वाब देखा है। तुम्हें याद नहीं, शाह साहब ने हमें बताया था कि वो हमें डराने और नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमने डरना नहीं। हौसला रखो, हम कल फिर शाह साहब के आस्थाने पर चलेंगे। इतना कहकर तनवीर अपनी जगह से उठा और राशिदा के सिरहाने बैठ गया। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो दोनों मियाँ बीवी शाह साहब के आस्थाने पर पहुंच गए। उनको आता देखकर ही शाह साहब मुस्कुराए। हाँ बेटा, लगता है बहुत परेशान किया उस खबीस ने। तुम बताओ बेटी, क्या देखा ख्वाब में? अरे शाह साहब, आपको ये सब कैसे मालूम हो गया? बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो अपना आखिरी अरबा जरूर इस्तेमाल करेगा। लेकिन कल रात जैसे ही वो तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे घर में दाखिल हुआ, तो मेरे मुवक्किलों ने उसे जा लिया और उसे कैद करके मेरे पास ले आए। इतना कहकर शाह साहब ने अपने पास रखे हुए प्याले में से राख की एक मुट्ठी भरी और उसे हवा में लहरा दिया। ये देखो, मैंने उस जिन को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दिया है। अब वो तुमको हरगिज तंग नहीं कर सकेगा। वो राख अब भी हवा में उड़ रही थी, जबकि तनवीर और चाशता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाह साहब, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए मर गया है? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में शाह साहब की जानिब देखते हुए कहा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों बेफिक्र रहो। तुम दोनों की जान अब उस खबीस जिन से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे घर के पास जो वो शादी वाला खाली मैदान है, उससे दूर रहना। वही उन जिन्नात की हद है। अगर तुम लोगों ने फिर कभी वहां जाने की गलती की, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उनके खानदान में से कोई और जिन तुम्हारे पीछे पड़ जाए। शाह साहब ने उन्हें तंबीह करते हुए कहा। जी जी शाह साहब, हम वहां कभी नहीं जाएंगे। तनवीर और राशिदा ने असबात में अपनी गर्दन हिलाई
और शाह साहब का शुक्रिया अदा किया। शाह साहब, क्या हमें दोबारा यहाँ आना पड़ेगा? तनवीर ने फिर से शाह साहब को मुखातिब किया। नहीं बेटा, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बीवी भी अब ठीक हो चुकी है और तुमसे भी साया हट गया है। लेकिन इतना याद रखना, मेरा मुंह मीठा कराने के लिए तुम्हें चमचम का डब्बा लाना पड़ेगा। इतना कहकर शाह साहब ने कहका लगाया और वो तीनों ही जोर जोर से हंसने लगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।